वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रेहान टॉक्स। आज बात करेंगे कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के आईपीओ की। ये एक इंटीग्रेटेड कोल माइनिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कोल इंडिया की सब्सिडरीज वेस्टर्न कोल फील्ड्स और नॉर्थर्न कोल फील्ड्स के लिए काम करती है। प्राइस बैंड रखा गया है 402 से लेके 425 और टोटल इश्यू साइज है 450 करोड़ का। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स क्या है, ऑर्डर बुक वैल्यूएशंस और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है। सब कुछ डिटेल में देखते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द डिस्क्लेमर कि दिस presentation is for information and investor education purposes only and does not constitute any investment advice. Recommendations: there is no recommendations or no offer to buy or subscribe to any securities is given. The whole document has been prepared from publicly available sources, including the red herring prospectus and the publicly available research reports from various brokerage houses. Please read all the documents carefully before investing, as investment in securities and instruments are subject to market risk. For more disclosure, you can go to our website and check that. Now, सबसे पहले ये समझे कि कंपनी है क्या, हु इज कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो कैलिबर माइनिंग और लॉजिस्टिक्स, जिसे हमें CMM भी बोलेंगे इन शॉर्ट फॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, 2014 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। हेडक्वार्टर्स है चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी खुद कोई कोल माइन ओन नहीं करती है। ओके, तो ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोल एक्सट्रैक्शन और ओवरबर्डन रिमूवल करती है अपने कस्टमर्स के लिए जो एक्चुअली माइनिंग ओन करते हैं। कंपनी के पास 1900 व्हीकल्स का फ्लीट है और 5000 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 5500 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। FY26 में इन्होंने 49 कस्टमर्स सर्व किए। माइनिंग बिजनेस ही अब तक का टोटल रेवेन्यू का 86% कंट्रीब्यूट करता है। अब देखते हैं कि आईपीओ के एक्चुअल डिटेल्स क्या है। इशू ओपन होगा 17 जुलाई को, विच इज ऑलरेडी डन, और ये चलेगा 21 जुलाई तक यानी कल। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 24 जुलाई को, BSE और NSE दोनों पर। प्राइस बैंड रखा गया है 402 से लेके 424 रुपए। लॉट साइज 35 शेयर्स, सो इसका मतलब है अराउंड 14,840 रुपीज एक लॉट के लिए अप्लाई करने होंगे। 450 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ जो है फ्रेश इशू है और 50 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर्स के बेच रहे हैं इतना। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपनी ने पहले से ही 100 करोड़ का प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया है जून 26 में और 424 रुपए पर शेयर का प्राइस रखा गया था। तो बिजनेस मॉडल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कंपनी के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला और सबसे बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट कोल माइनिंग जो FY26 में 86% रेवेन्यू लाता है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स, जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट, रेल कोऑर्डिनेशन शामिल है, जिसे कंपनी को 12.5% का रेवेन्यू आता है। तीसरा छोटा सा है कोल ट्रेडिंग सेगमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैलिबर माइनिंग एसेट हैवी एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्टर है, रिसोर्स ओनर नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये माइन जोन नहीं करते, ये दूसरों के लिए माइनिंग का काम करते हैं। तो इनका मोड इनकी फ्लीट साइज है और इन हाउस मेंटेनेंस है और कोल इंडिया की सब्सिडरीज के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इनका रेवेन्यू पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने और रिन्यू करने पे डिपेंड करता है। कंपनी के स्केल की बात करें तो इनके पास अराउंड 1911 व्हीकल्स हैं, जिनमें से 883 टिपर्स हैं, 162 एक्सकवेटर्स, 64 लोडर्स और 362 टिप ट्रेलर्स हैं। इनमें से 1811 इनके अपने हैं, ओन्ड व्हीकल्स हैं और सिर्फ 100 जो है लीज पे लिए गए हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ऑपरेशन सिर्फ 3 स्टेट्स में हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा, और महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश मिलकर लगभग 99% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन एक रिस्क है जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। कंपनी उड़ीसा और झारखंड में एक्सपैंड करने की सोच रही है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू FY24 में 953 करोड़ था, देन FY25 में 1430 करोड़ हो गया और FY26 की बात करें तो ये 1678 करोड़ पहुंच गया, यानी कि अराउंड 32% का CAGR है, जो बहुत हेल्दी ग्रोथ है।
ऑपरेटिंग एबिटा 243 करोड़ से बढ़कर 431 करोड़ हो गया है, रफली 33% CAGR के साथ। पैट भी 96 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ तक ग्रो हुआ है। ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि ये ग्रोथ माइनिंग सेगमेंट के एक्सपेंशन से ड्राइव हो रहा है। नाउ रिटर्न रेशियोज की बात करें, यहां पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी हर साल गिर रहा है। FY24 में 38.6% था, FY25 में 33% था और FY26 में 27.8% रह गया। एक्चुअली नॉट टू वरी मच बिकॉज एज ये ऑपरेशंस खराब होने की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन इक्विटी केस बढ़ने की वजह से हुआ है, क्योंकि कंपनी ने फ्रेश कैपिटल रेज की है। लेकिन पोस्ट लिस्टिंग रिटर्न एक्सपेक्टेशंस सो आपको इसी के अकॉर्डिंगली, इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंगली सेट करने होंगे और ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ EBITDA मार्जिन की बात करें तो 25.7% और पैट मार्जिन 9.4% है, जो लिस्टेड पेयर्स के कंपैरेटिवली अच्छा है। ये कंपनी की स्ट्रेंथ कहलाएगा। नाउ लिवरेज, बैलेंस शीट की बात करें तो नेट डेट टू इक्विटी FY24 में 2.44x था, 25 में इंप्रूव होकर 1.33 हुआ और FY26 में फिर से बढ़कर 1.62 हो गया, क्योंकि कंपनी ने फ्रेश बोरिंग्स ली हैं एक्सपेंशन के लिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज भी FY26 में नेट वर्थ का 70% है, जो FY25 के 28% के से काफी ज्यादा है। ये मोस्टली बैंक गारंटीज एंड टेंडर्स के लिए। अच्छी बात यह है कि IPO प्रोसीड्स का लगभग 208 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए यूज किया जाएगा, जिससे लिवरेज कम होने की उम्मीद है। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, ओवरऑल कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, लेकिन ये कंपनी कैपेक्स की वजह से है, ऑपरेशनल स्ट्रेस की वजह से एक्चुअली नहीं है। नाउ कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क के बारे में ही शो करती है। कस्टमर कंसंट्रेशन, सिर्फ 2 कस्टमर्स हैं बेसिकली, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स और वेस्टर्न कोलफील्ड्स, मिलाकर कंपनी का 85% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप 3 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन 90% के पार पहुंच जाता है, जो FY24 में सिर्फ 71% था। मतलब कंसंट्रेशन एक्चुअली बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कस्टमर के फेवर में ज्यादा झुकते नहीं है। तो WCL और NCL कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं या कैलिबर माइनिंग को फ्यूचर टेंडर से बाहर भी कर सकते हैं। एक माइनिंग साइट पारसा, जो सितंबर 23 से सस्पेंड है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक को हम देखें तो मई 15 2026 तक 9,551 करोड़ की है, जो FY26 के रेवेन्यू के लगभग 5.7x है। ये कंपनी को 3 साल से 6 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है, जो काफी कंफर्टिंग है इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें से 95% माइनिंग और ओवरबर्डन रिमूवल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि ऑर्डर बुक कोई गारंटी नहीं है। क्लाइंट्स को राइट ऑफ वे, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस और परमिट सिक्योर करने पड़ते हैं एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले, और डिलेज इस कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, यूज कहां होगा ये देखते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 208 करोड़ बोरोइंग्स रीपर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका टारगेट है नेट डेट टू इक्विटी रेशियो को 1.62 से घटाकर 0.7 और 0.8 तक लेके आना। 147 करोड़ ट्रक्स, इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के टाइम तक इन चीजों के लिए ऑर्डर प्लेस नहीं हुए हैं, तो एग्जीक्यूशन टाइमिंग में थोड़ा रिस्क है। बाकी लगभग 25 करोड़ जनरल कॉर्पोरेटिंग पर्पसेस के लिए भी रखा गया। पेयर कंपैरिजन की बात करें, बिफोर आई रीड ऑल अबाउट द पेयर कंपैरिजन, डिस्क्लेमर है कि पेयर कंपैरिजन बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइवर्सिफाइड कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स हैं, जो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में शेयर किए हैं, क्योंकि एक्चुअल कंपेरेबल प्लेयर जो माइनिंग किसी और के बिहाफ पे करता है अवेलेबल नहीं था। सो लेट्स गो हेड, व्हाट इज द कंपैरिजन अवेलेबल। EBITDA मार्जिन कंपनी का 25% है, जो कंपेयर करते हैं पावर मैक, NCC जैसी पीयर कंपनी से तो अच्छा है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी भी 27% है, जो स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ दिलीप बिल्डकॉन का इससे थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, बट नेट डेट टू इक्विटी का 1.62 दूसरे पेयर से थोड़ा सा ज्यादा है।
तो दैट्स इट। आप लिटिल पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हम नंबर्स को रीड करेंगे क्योंकि डायरेक्ट पेयर कंपैरेबल अवेलेबल नहीं है। नाउ रिस्क की बात कर लें। पहला कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क है। टॉप 3 कस्टमर्स 90% से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा है हाई लेवरेज है। डेट 1.62 करोड़ है और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज जो है 70% ऑफ नेटवर्थ है कंपनी। तीसरा रेगुलेटरी हिस्ट्री में कुछ गैप्स हैं। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने में डिले हुआ था और एक प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन 42 वायलेशन भी हुआ था। दोनों केसेस में पेनल्टी पे की गई। चौथा है कोल डिमांड सिक्लिसिटी होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का शिफ्ट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिस्क है। और पांचवा रिलेटेड पार्टी एक्सपोजर भी है। केएसआर फ्रेट कैरियर्स जो प्रमोटर्स की पार्टनरशिप फॉर्म है, टॉप 3 कस्टमर्स भी है। नाउ ब्रोकर कंसेंसस की बात कर लें तो SMIFS, कांतिलाल, छगनलाल, वेंचुरा, बीपी वेल्थ, अरियंत और एंजल वन सब ने इसको सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। और यूनानिमस सब्सक्राइब रेटिंग हम समझ सकते हैं कि सब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में देखने वाली चीज ये है कि कंपनी अपनी डेट का रिडक्शन कैसे करती है और कस्टमर कंसंट्रेशन को कम करने के लिए उड़ीसा और झारखंड पे एक्सपेंशन कैसे होता है। और FY26 का भारी कैपेक्स जो FY27 में प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू ग्रोथ देता है कि नहीं। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए देख रहे हैं तो वैल्यूएशन अराउंड 17 to 18x है और वो भी रीजनेबल लगता है पीयर्स कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे एक ओके सा हमारे पास IPO अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सो आई गेस अगर वीडियो पसंद आया हो तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।